जब चमन की बुलबुलों का रहनुमा सयाद है, तब हिफाजत की यहाँ हर बात बेबुनियाद है। और क्या करोगे जानकर इतिहास अपने देश का, यह किसी अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है। अविनाश दास के लिए सिनेमा क्या है? मेरे लिए सिनेमा मीडियम से ज़्यादा मेरे लिए ये कुछ और है नहीं। आप घर खरीद लिए? हम लोग 1.5-2 साल में एक बार कमा सकते हैं, इसमें घर नहीं खरीदा जा सकता सर। कोई भी अगर फिल्म बनाने बम्बई आ रहा है ना, तो मैं कहूँगा अपने दम पे आओ। तो आप क्या डरा रहे हैं मुझे कि अगर मैं कभी आऊँगा तो मतलब? ये डरा नहीं रहे, मैं विश्वास दे रहा हूँ। तो राजनीति में भी एक्टिव रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह कुछ आप? नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इसलिए एक्टिव नहीं रहे क्योंकि उस तरीके के स्टूडेंट ही नहीं रहे। दरभंगा के बारे में और वहाँ के साहित्य के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, दरभंगा एक बहुत पुराना शहर है और मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें दरभंगा के उन लोगों का बड़ा योगदान है। तो पत्रकारिता में कैसे आ गया? मैं एक काम करता हूँ और बहुत जल्दी उस काम से बोर हो जाता है, ऊब जाता हूँ। तब आपने सब चीज़ छोड़ छाड़ के फिल्मों में अपना करियर तलाश किया? ये बहुत बाद की बात है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रहा था कि यार हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही सोचते हैं, हमारे जैसे ही दाल भात चावल हाथ से खाते हैं, तो जब ये फिल्म बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। अकेले आए थे या फैमिली के साथ आए थे? नहीं, मैं अकेला आया था। कैसे ढूंढा जाता है प्रोड्यूसर, कैसे अपनी कहानियों को अप्रूव कराया जाता है, क्या कुछ इसमें होता है? देखिए, क्या है कि अलग से इसका कोई मास्टर क्लास नहीं हो सकता। जिस कन्विक्शन के साथ, जितने मज़े लेकर के आपने इस स्क्रिप्ट को लिखा है, सामने वाले को सुनाएं आप। अगर ये आपने दे दिया सामने वाले को मज़ा, तो वो आपका हो जाएगा, आपके सपनों का सहयात्री हो जाएगा। पुलिस आती है, आपको गिरफ्तार कर लेती है, आपको थाने ले जाती है। जो जैसा चल रहा है वैसा चले, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वैसा नहीं चलना चाहिए तो मेरा दायित्व तो मैं समझता हूँ कि मैं बोलूँ। उससे सरकार को तकलीफ हो जाती है तो कई बार सरकार अलग तरीके से निशाना भी बनाती है, और जैसा आपने कहा कि पुलिस उठा करके ले जाती है, तो ले जाए ना। क्या हुआ, क्या था मसला, क्या था? वो मसला, इसमें कुछ रोचक तत्व भी हैं, मुझे पता है। एक मैंने ट्वीट कर दिया था और बहुत दिल्ली के पत्रकारों ने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके बताया। उन्होंने कहा कि तुम छुप जाओ, पुलिस आ रही होगी। इतना डरा दिया कि फिर मैं घर से निकल गया। 1 महीने तक मैं इधर उधर रहा। तो आप डरे थे? आपकी फिल्म जो अभी आई थी इन गलियों में, उसमें भी कुछ सेंसर की बात थी? मेरी हर फिल्म में सेंसर की बात होती है भाई। क्या आप सीधे टारगेट सेंसर बोर्ड, प्रसून जोशी जैसे लोगों पे कर रहे हैं? सेंसर बोर्ड के मेंबर कौन है? किसी को उठा करके बना दिया। उनको सिनेमा की कोई समझ नहीं है, उनको इतिहास की कोई समझ नहीं है, उनको समाज की कोई समझ नहीं है। हमने तो तय कर लिया है कि मुझे सेंसर बोर्ड की बात माननी ही नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे फिल्मोर पर देख रहे हैं और ये मेरा शो सिनेमा कैफ़े है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कभी हमारी बिरादरी का हिस्सा हुआ करते थे। बिरादरी की जब बात आती है तो हम पत्रकार लोग अपने पत्रकार बिरादरी के जितने भी लोग हैं उन सबको अपनी बिरादरी के नाम से संबोधित करते हैं। और अब वही पत्रकार, पूर्व पत्रकार, अब फिल्म डायरेक्टर हैं। कमाल की फिल्में उन्होंने बनाई है, डायरेक्ट की हैं। वर्तमान में अभी रीसेंट आपने इन गलियों में देखा होगा, वो फिल्म बहुत शानदार बनी। लेकिन अभी का जो समाज है उसमें और लोगों का जो एक टेस्ट है फिल्मों को लेकर के, वो बहुत बदला है। तो हम इस पर भी बहुत विस्तार से बात करेंगे कि जिस तरीके की फिल्में ये बना रहे हैं, किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करके बना रहे हैं। डायरेक्टर हैं तो फिल्म मेकिंग से लेकर के और तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी। पूर्व पत्रकार हैं तो इनके भीतर वो आज भी झलकता है, इनके ट्विटर से, इनके फेसबुक से, इनके इंस्टाग्राम से, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी ये एक्टिव हैं, या फिर किन्हीं मंचों पे जब ये जाते हैं, किसी विषयों पर बोलने जाते हैं, तो उस पर भी तो हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका। बहुत धन्यवाद अनिल शारदा, मज़ा आया इस तरह से मिल करके। मैं तो अब तक सुनता ही रहता था इंटरव्यू, आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। अब आप समय नहीं देते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इस लायक होना पड़ा कि मैं यहाँ आ पाऊँ, तो मैं आ गया। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने समय दिया और बॉम्बे में पार्टी भी करा रहे हैं सर ही। कहाँ से शुरुआत की जाए हम लोग अपने बातचीत की, बताइए। क्योंकि मेरे पास
अमूमन मैं लोगों के लिए रिसर्च करता हूँ। अच्छा, रिसर्च करता हूँ और सवाल जब शुरू होते हैं तो फिर बाद में कागज़ या टैब नीचे रख देता हूँ, फिर बात कहीं से कहीं निकलती है और कहीं पहुँच जाती है। आपके लिए वो एक बार भी गूगल पे जाके मैंने ये सर्च करने की कोशिश नहीं की कि क्या है, क्यों है, किस लिए हैं और क्या करते हैं। हमने सोचा कि जब हम मिलेंगे तो लगभग हर एस्पेक्ट पे बात कर लेंगे। तो बताइए मैं कहाँ से शुरू। मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति से बात अगर आप करते हैं ना, तो थोड़ी देर तक तो व्यक्ति रहता है, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को गायब हो जाना चाहिए। बाकी जो दुनियादारी है, बाकी जो समाज है, वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, क्योंकि हम सब इस समाज में कहीं से शुरू होकर के कहीं पे पहुँचे होते हैं, कहीं पे रुके होते हैं। तो शुरुआत और अंत एक तरफ रख दिया जाए, मैंने क्या किया नहीं किया वो एक तरफ रख दिया जाए। किसी भी एक सवाल से जो है, जैसे हम लोग बचपन में नहीं खेला करते थे किसी एक फूल का नाम लो, है ना, तो उस तरीके से भी कोई बातचीत शुरू की जा सकती है। तो तुमने मेरे पाले में गेंद डाला, मैं तुम्हारे पाले में गेंद डाल रहा हूँ कि कुछ भी पूछ लो तुम, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप बिहार से आते हैं ना? हाँ। बिहार में कहाँ से आते हैं? बिहार में दरभंगा है। दरभंगा में एक जगह है लहरिया सराय। लहरिया सराय में एक गांव है बरहत्ता। अच्छा। तो मेरी पैदाइश वहीं की है और बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन इतना कम भी नहीं रहा कि मेरे भीतर से मेरा दरभंगा जो है वो छूट जाए या कहीं खो जाए, वो अब भी है। तो पढ़ाई लिखाई आपकी क्या वहीं से हुई शुरुआती? स्कूली थोड़ी सी पढ़ाई हुई, फिर मैं रांची चला गया, मामा जी मेरे रहते थे उनके पास पढ़ने के लिए। फिर मैं इंटरमीडिएट के लिए दरभंगा आया और फिर इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की डिग्री मेरी दरभंगा से है, लेकिन इंटरमीडिएट के दौरान ही मैं फिर निकल गया वहाँ से। तो क्लासरूम की पढ़ाई मेरी उस तरीके से नहीं हुई। ज़िंदगी की पढ़ाई हुई तो पटना वटना में काफ़ी रहा मैं उस बीच में। तो राजनीति में भी एक्टिव रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह कुछ आप? नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इसलिए एक्टिव नहीं रहे क्योंकि उस तरीके के स्टूडेंट ही नहीं रहे हम। हमने कैंपस में बहुत ज़्यादा वक्त दिया ही नहीं। स्कूल के बाद मुझे याद नहीं है कि कायदे से 15 दिन भी मैं कॉलेज गया हूँ, केवल एग्ज़ाम देता था। छोटे से शहर में बहुत सारे लोग जाने पहचाने होते हैं, प्रिंसिपल तक जाना पहचाना होता है। हमारे फादर खुद एजुकेशन फील्ड से थे, उनके बहुत सारे दोस्त थे, तो मेरा काम चल गया था। एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया, डिग्री भी आज तक मैंने नहीं देखी है। क्या बात अपनी है? तो राजनीति में उस तरीके से कभी भी नहीं रहा। हाँ, मतलब सांस्कृतिक जिसको कल्चरल एक्टिविज़्म कहते हैं ना, वो राजनीति से एक हद तक जुड़ा होता है, उसमें मैं काफ़ी एक्टिव रहा। अगर सांस्कृतिक विषयों पर अगर बात करनी हो और अगर मैं ये कहूँ कि साहित्य में भी, तो आपका दरभंगा, बिहार का मिथिला क्षेत्र, उसमें बेहद खूबसूरत रचनाएं हुई और काफ़ी रिच साहित्य वहाँ का रहा। आप इन सारी चीज़ों को कैसे याद करते हैं या कैसे देखते हैं? क्योंकि आज आप फिल्में भी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेरित होती हैं वहाँ से। तो दरभंगा के बारे में और वहाँ के साहित्य के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, दरभंगा एक बहुत पुराना शहर है, नगर सभ्यता वाला शहर है। राज दरभंगा का पूरा जो परिसर है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है और अभी भी बहुत हद तक महफूज ही है वो, क्योंकि वहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी भी है, उसी कैंपस में संस्कृत विश्वविद्यालय है। इन सब के बीच वहाँ पे प्रतिरोध की भी एक धारा रही है हमेशा से। बहुत सारे लोग हुए हैं जो आज़ादी के आंदोलन में भी रहे, बिहार आंदोलन में भी रहे, संपूर्ण क्रांति का जो पूरा मसला था उस समय वहाँ भी रहे। मैं 80s में और 90s के शुरुआत में मैं वहाँ था और मेरे दादाजी के बड़े भाई यानी हमारे बड़े बाबा मैथिली के बड़े कवि थे, तो कविताई को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर था और कवि होने की लालसा थी। बाबा नागार्जुन हमारे शहर में
रहते थे जब मैं बड़ा हो रहा था, किशोर उम्र का था, और उनसे राब्ता भी हो गया था। एक समय था जब बाबा कहीं भी जाते थे तो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। मेरी माँ को उन्होंने कहा था कि आप इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी थी नहीं, तो हमारे माँ बाप को लगता था कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाबा के साथ हमारी दोस्ती और बाबा जैसे लोगों के साथ जो हमारी दोस्ती थी, इससे उनको लगता था कि यार ये बहुत गड़बड़ होगा तो भी बहुत गड़बड़ नहीं होगा, है ना, कोई ना कोई रास्ता पकड़ लेगा। तो थाती के रूप में विद्यापति से लेकर के, चंदा झा से लेकर के, मणिपद्म से लेकर के बहुत सारे साहित्यकार तो रहे ही हमारी स्मृतियों में, हमारे जहन में। लेकिन जब मैं वहाँ पे था 15, 16, 17 साल की उम्र में, तो बाबा के अलावा भी बहुत लोग थे जो बहुत अच्छे से साहित्य में एक्टिव थे। हमारे एक नरेंद्र जी थे, बहुत अच्छी गज़लें कहते थे। एक छोटे से शहर में रह कर के उनकी गज़लें ऐसी है कि मुझे आज तक याद है कि इंसाफ की गर्दन पे कोई घुड़सवार है, अब भी वही आदिम सवाल बरकरार है, इतिहास में हर नाम का चर्चा किया गया, अब तक हमारा नाम मगर दरकिनार है। ये नरेंद्र जी की गज़ल है। और उन्हीं की एक गज़ल की लाइन है कि जब चमन की बुलबुलों का रहनुमा सयाद है, तब हिफाजत की यहाँ हर बात बेबुनियाद है। और क्या करोगे जानकर इतिहास अपने देश का, यह किसी अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है। आप सोचिए कि छोटे से शहर में रह कर के एक व्यक्ति ऐसी गज़लें लिख रहा है तो हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे उनकी बहुत सारी गज़लें मुझे याद है कि एक उनकी गज़ल है, वक्त हो जाए बेआवाज़ तो फिर क्या कीजिए, आपको खुद से लगे लाज तो फिर क्या कीजिए, सात पर्दे भी हो कमरे में हो तन्हाई भी, फिर भी खुल जाए अगर राज तो फिर क्या कीजिए। इस तरीके से तो एक तो ये सब माहौल मिला। फिर मैं धीरेन्द्र कुमार झा थे हमारे, जो JNU से लौटे थे दरभंगा में, 91-92 के आसपास की बात है, और लेफ़्ट पॉलिटिक्स में थे, उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी मैं याद करता हूँ। और मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें दरभंगा के उन लोगों का बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। संजीव स्नेही हमारे एक दोस्त थे, आज पत्रकार हैं दिल्ली में, लेकिन हमारी ज़िंदगी से वो लंबे समय से गुम है, लेकिन हमारी स्मृतियों से गुम नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों ने मुझे एक तरह से मेरे निर्माण में इन सब का बड़ा हक है, योगदान है। तो पत्रकारिता में कैसे आ गया और कब? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कथा है पत्रकारिता में आने का, क्योंकि जब मैं रांची में स्कूल में पढ़ता था तो इत्तेफाक से हमारी जान पहचान हरिवंश जी से हो गई थी, जो आजकल राज्यसभा में उपसभापति हैं। उस समय प्रभात खबर के संपादक थे। हाँ। तो मैं उनके पास कविताएं लेकर के जाता था, हम और हमारा एक दोस्त विनय भरत, जो कि वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी का प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम और वो साइकिल से अपनी अपनी कविताएं लेके जाते थे और हरिवंश जी के सीधे कमरे में घुस जाते थे, उनको कविताएं सुनाते थे और बहुत पकाते थे। कट टू 97 में प्रभात खबर का पटना संस्करण शुरू हुआ। उससे पहले थोड़ा बहुत अखबारों में मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया था। उस समय नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती थी अखबारों में, बहुत मतलब थोड़े से अखबार हुआ करते थे, उसमें बहुत सीनियर लोग पहले से काम कर रहे होते थे, नौकरी कर रहे होते थे। तो हम जैसे लोग जो ग्रेजुएशन में पढ़ ही रहे हैं अभी, उनके लिए अखबार में फ्रीलांसिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो नवहार टाइम्स 1-2 साल पहले बंद हुआ था और प्रभात खबर शुरू हुआ था। तो मैं एक दिन यूं ही चला गया मिलने के लिए हरिवंश जी से, और मैंने चिट्ठी लिखी उनको, बाहर से चिट्ठ भेजा कि आपको याद है वो लड़का जो स्कूल से कविताएं लेकर के आपके पास आता था, अगर आप के पास वक्त हो तो मैं मिलने के लिए आया हूँ आपसे। साल क्या था ये? 97। 97। वो अखबार शुरू नहीं हुआ था, शुरू होने वाला था। वो आए दरवाजे पर मुझको लेने के लिए
और जिस उल्लास और उत्साह से वो मुझे ले जा करके उन्होंने हमसे बात की, चाय पिलाई, कुछ खाने के लिए पूछा, तो मुझे लगा कि यार संपादक ऐसे भी होते हैं, इतना स्पेस। तब तक स्कूल और कॉलेज के बीच की एक थोड़ी बहुत समझदारी भी विकसित हो गई थी और अपने उस अंदाज को लेकर के थोड़ा एक ग्लानि भी थी कि कैसे इतने बिजी लोगों के शेड्यूल में हम घुस जाया करते थे अपनी कविताओं को लेकर के। आज भी वो जो गर्माहट थी उसको महसूस करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर मैं 1-2 दिन में जाने लगा। फिर उन्होंने ही ऑफ़र किया कि तुम अगर करना कुछ चाहते हो तो ज्वाइन करो, सीखो कैसे अखबार निकलता है। और फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से पत्रकारिता में आया और ये पत्रकारिता में मुझको आगे बढ़ाने का पूरा क्रेडिट मैं हरिवंश जी को इसलिए देता हूँ क्योंकि मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने पटना संस्करण का संपादक बना दिया मुझे। क्या बात है। सन 2000-2001 की बात है। तो ये अब कब तक, कितनी लंबी जर्नी रही है आपकी? ये देखिए क्या है कि मैं थोड़ा गए? बेचैन आदमी हूँ। मैं एक काम करता हूँ और बहुत जल्दी उस काम से बोर हो जाते हैं, ऊब जाता हूँ, है ना। मुझे लगता है कि यार मैं ये ज़िंदगी भर नहीं करते रह सकता। अगर उस काम में पूरी तरह संतुष्टि नहीं है, कहीं एक चीज़ है जो बची रह जाती है, तो मुझे घबराहट भी होने लगती है, मैं भाग जाना चाहता हूँ। और इस वजह से पहले मैं डेस्क पे था अखबार में, फिर मैंने हरिवंश जी से कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं किरानी हो जाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया कि जहाँ जो मन है घूमो और लिखो। फिर मुझे घुमंतू रिपोर्टर उन्होंने बना दिया। मेरा अभी भी नाम लौटकर है। जब पटना में बहुत सारे पुराने लोगों से पूछिएगा कि अविनाश, अच्छा वो अविनाश लौटकर, कहीं भी जाता था तो वहाँ से लौटकर रिपोर्ट लिखा करता था। फिर उससे भी मेरा मन भर गया। तो फिर मैं दिल्ली चला आया, एक देशकाल नाम की पत्रिका हमने जो है वो ज्वाइन की। 96 की बात है जब मैं प्रभात खबर मैंने ज्वाइन किया था। 97 में मैं दिल्ली में था। फिर वहाँ से मैं चला गया राजस्थान, तरुण भारत संघ, राजेंद्र सिंह के साथ पानी के काम में लग गया। फिर वहाँ से हरिवंश जी के पास लौटा। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे रविवार पत्रिका का संपादक बनाया, क्योंकि जब मैंने उनको अपनी बेचैनी फिर से जाहिर की तो उन्होंने कहा कि यार देखो तुम क्या करना चाहते हो, मुझे खुल के बताओ। तो मैं उनको बताता कि मैं दिनमान जैसी पत्रकारिता करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर दिनमान जैसी कोई पत्रिका तुम्हें निकालने को मिले तो तुम उसमें क्या क्या करोगे। तो फिर मैंने उनको पूरा बना करके दिया और उन्होंने मुझे 32 पन्ने का अखबार था, साप्ताहिक, रविवार नाम था, कि भाई ये लो और इसको अपने तरीके से चेंज करो, दिनमान बनाओ। फिर मैंने उसको किया। फिर जो अखबार की अपनी दिक्कतें होती है कि जैसे मैं ज्योतिष के पन्ने मैंने हटा दिए थे, सार्थक सिनेमा को लेकर के थोड़ी बातचीत उसमें शुरू करवाई थी, कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज़ करवा रहे थे। तो जो पॉपुलर किस्म की जो धारा है ना, उसका अपना एक दबाव होता है, जो सर्कुलेशन की तरफ से भी आता है, बहुत तरह से आता है, मार्केटिंग की तरफ से भी आता है, कि अखबार को थोड़ा पॉपुलिस्ट अप्रोच भी अपनाना चाहिए। तो जब इस तरह के दबाव आने लगे तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उस दबाव के तहत मुझे ज्योतिष के पन्ने फिर से निकालने पड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे अखबार का संपादक बना दिया, किसी और को वो जिम्मा दे दिया। और मुझे उन्होंने सिखाया भी बहुत तरह से कि भाई बहुत आदर्श किस्म की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गुण भी होने चाहिए ताकि आप सर्वसम्मति से नेता चुन लिए जाएं, है ना। मैं थोड़ा बहुत अग्रेशन था मेरे में, उत्साह था, जवानी थी, वो अलग बात है, लेकिन उस अग्रेशन को कम करके समूह के साथ कैसे चला जाए, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। तो ये सब मसला रहा मेरे जीवन में। तो तब आपने सब चीज़ छोड़ छाड़ के फिल्मों में अपना करियर तलाश लिया? ये बहुत बाद की बात है ना। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे देवघर भेज दिया, नया संस्करण शुरू करना था। उसी समय NDTV आया था नया। तो फिर मैंने देवघर से मैं ऊब गया था। दरअसल आप सोचिए कि 2004-05 की बात है और 96 से लेकर के 8 साल आप अखबार में
तरह तरह के काम करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं यहाँ बहुत आगे बढ़ूँगा तो कहाँ तक जाऊँगा, और उसमें मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ। और मुझे मीडियम भी थोड़ा चेंज करना था। मेरे को टेलीविज़न जैसी चीज़ें बहुत एक्सप्लोर हो रही थी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आ रहे थे। हाँ। तो मैं देखा करता था कि एनडीटीवी मुझे अच्छा लगता था। वहाँ के लोग बड़े सोवर किस्म से बात करते हैं, अच्छी रिपोर्ट्स आती है। तो दिबांग थे उस समय एनडीटीवी इंडिया के हेड। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी उनको इतनी अच्छी लगी, भाषा की कारीगरी तो थोड़ी बहुत आ ही गई थी, तो उस भाषा के जाल में फंस गए थे वो। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया, फिर मेरा टेस्ट लिया उन्होंने, और वो अंतहीन सिलसिला जैसा टेस्ट था। रोज़ जाता था, रोज़ टेस्ट लिया जाता था। तो फाइनली उन्होंने कहा कि अब हम बताएंगे, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं रिज़ाइन दे करके आ गया था। और उस बताएंगे जो एक अंडर इन्वर्टेड कॉमा वाला वर्ड है, उसमें ये ज़्यादा निहित होता है कि अभी नहीं, मतलब कभी, फिर कभी। तो मुझे लगा कि मैं घर का रहा ना घाट का, तो मैं बम्बई चला आया। 6 महीने बम्बई रहा। उस समय हमारे बहुत सारे दोस्त थे, फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, बना रहे थे, है ना, उन लोगों के यहाँ रहा। फिर कुछ इंटरव्यूज़ मैंने विद्या बालन जैसे लोगों के उस समय में लिए थे, उनके घर पे जा कर के चेंबूर में। तो 6 महीने बाद अचानक हरिवंश जी का फ़ोन आया कि तुमने एनडीटीवी में कोई टेस्ट वेस्ट दिया था क्या? अब मैंने उनको बताया नहीं था, तो मैंने कहा कि सर दिया तो था। तो वहाँ से फ़ोन आया था, तुम्हारा फ़ोन नंबर मांग रहे थे वो। तो मैंने उनको बताया कि तुम्हारा फ़ोन नंबर बदल गया है, बम्बई में हो तुम, तो तुम्हारे पास अभी फ़ोन आएगा। फ़ोन आया एनडीटीवी से कि आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मैं 2005 में मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया, और फिर 2011-12 के आसपास में सत्यमेव जयते स्टार प्लस पे शो आ रहा था, आमिर खान को होस्ट कर रहे थे। आमिर खान प्रोडक्शन का मैं मतलब एक तरह से एम्प्लॉय था एक सीज़न के लिए, और सीनियर कॉरेस्पोंडेंट था। और इस बीच सिनेमा को लेकर के मेरी जो बेचैनी थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी कि मुझे करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रहा था कि यार हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही सोचते हैं, हमारे जैसे ही दाल भात चावल हाथ से खाते हैं, तो जब ये फिल्म बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो ये जो चीज़ें जब सघन हो गई तो फिर मैं आ गया, करते हैं फिल्म। और पहली फिल्म आपने की अनारकली ऑफ आरा। जब पहली फिल्म आपने लिखा भी था? जी जी बिल्कुल। और डायरेक्शन भी किया था। एक डायरेक्टर के रूप में जब आप कोई फिल्म बना रहे होते हैं, या फिर पहली बार आपको कोई फिल्म बनानी है, क्योंकि देखिए आपके इस पूरे इंटरव्यू से ना कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरी दुनिया में, मायावी दुनिया में फिल्मों की, वो अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, है ना, उनकी कोशिश है कि हम उसको कर पाएँ। तो नए लोग वेट कर रहे होंगे, कैसे ढूंढा जाता है प्रोड्यूसर, कैसे अपनी कहानियों को अप्रूव कराया जाता है, क्या कुछ इसमें होता है जिसको प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है? आप उसके बारे में हमें समझाइए ज़रा, हमारे दर्शकों को भी। देखिए क्या है कि अलग से इसका कोई मास्टर क्लास नहीं हो सकता। यही हो सकता है कि मैंने कैसे क्रैक किया ये मैं आपको बताऊं, उससे चीज़ें जो है वो आपको सूत्र मिल सकते हैं कि आप भी वो करें, कोई भी कर सकता है। जैसे जब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज़ हो रहा था, उस समय मनोज वाजपेयी मेरे बहुत अंतरंग हुआ करते थे, बहुत दोस्त थे, हम लोग बहुत साथ रहा करते थे। जब भी दिल्ली आते थे तो मुझे फ़ोन कर देते थे और मैं उनके यहाँ चला जाता था, जिस होटल में भी वो रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था और उनसे उनका एक पुराना प्रोड्यूसर मिलने के लिए आया। उन्होंने मेरा परिचय करवाया कि ये मेरा छोटा भाई है और ये भी फिल्में बनाना चाहता है। तो उस प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा कि आपके पास स्क्रिप्ट है, आपने लिख ली है? तो मैंने कहा कि हाँ मैंने लिख ली है, और मैंने स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। कुछ स्क्रिप्ट पढ़ी थी। पटकथा एक ज़माने में बहुत अच्छी पत्रिका निकला करती थी, मध्य प्रदेश फिल्म निगम की ओर से,
जिसमें पाथेर पांचाली वगैरह की स्क्रिप्ट थी, बहुत सारी, बहुत कमाल की पत्रिका थी वो। तो ये मतलब पढ़ाई में तो चीज़ें थी, लेकिन रियाज में नहीं था, मतलब अपने एक्सप्रेशन में स्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करना नहीं था। तो मैंने कह दिया कि हाँ है, तो उसने बोला कि अगले हफ्ते फॉरेन करस्पोंडेंट क्लब जो प्रगति मैदान के सामने है, वहाँ मिलते हैं, वहाँ आप सुनाओ अपनी स्क्रिप्ट। अब मैं आ गया और मेरे एक दोस्त थे रवीश, एनडीटीवी में थे ही उस समय, हमारी बहुत चिंता किया करते थे सिनेमा को लेकर के, हम दोनों के सपने थोड़े साझा भी थे। रवीश कुमार आजकल बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए हैं वो। तो मैंने उनसे शेयर किया और उन्होंने कहा कि चलो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। तो मैंने उनको पूरा बताया और उन्होंने अपने अंदाज में लिखना शुरू किया, और 10 पन्ना लिखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये बकवास काम है, ये नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, अभी नहीं करेंगे, देखेंगे कभी करेंगे। 2 दिन मेरे इसमें निकल गए थे। फिर मैंने बम्बई से एक टेक्निकल स्क्रिप्ट राइटर को मैंने बुलाया और मैंने उसको पूरा समझाया कि मेरी फिल्म ऐसे ऐसे है, मेरे जहन में एक कहानी थी, तो आप लिख दो, 3-4 दिन में स्क्रीन प्ले लिख दो। तो उन्होंने कहा कि भाई 3-4 दिन में क्या ही स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं देखता हूँ। अगले 2 दिन में उन्होंने 1.5 पन्ने लिखे, 4 दिन निकल गए। अब मुझे लगा 3 दिन में मैं कैसे उसको सुना सकता हूँ, लेकिन इस बीच मुझे टेक्निक पता चल गई थी कि एक्सटीरियर, इंटीरियर, फेड इन, फेड आउट, कट टू, डिस्क्रिप्शंस, डायलॉग, ऐसे ये टेक्निकलिटीज़ मुझे समझ में आ गई थी। और मुझे ये समझ में आया कि कहानी तो अंततः मुझे ही लिखनी है। हमारा सिनेमा कैसे हम देख रहे हैं, कैसे वो पर्दे पे दिखेगा, ये तो हम जानते हैं। तो उस तरीके से मैंने कमरे में बंद होकर लिखना शुरू किया और अगले 2 दिन में मैंने 40 पन्ने लिखे। क्या बात। क्योंकि अखबार का रियाज था, एक एक दिन में कितने पन्ने टाइप करके हम लोग निकालते रहे हैं, एक पूरी रिपोर्ट लिखते रहे हैं 3-4 घंटे में। तो फिर मैंने फ़ोन किया प्रोड्यूसर को कि इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते मैं सुना सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, और अगले हफ्ते मैं 100 पन्ने की स्क्रिप्ट लेके गया था बस, और 3 घंटे मैंने नरेशन दिया। और नरेशन में बहुत सारे गानों के रेफरेंसेस थे, जो मैंने गाने, फोक गीत जो सुने थे अपने गांव और आसपास की चीज़ों को, तो वो गा के मैंने सुनाया उनको। तो उनको बड़ा मज़ा आया, उनके साथ 7-8 लोगों की टीम थी। तो उनको इतना मज़ा आ गया कि उन्होंने कहा कि चलो करते हैं, लेकिन हमें ये लोग चाहिए, अगर आप ला सको तो। तो मुझे लगा कि आसान है, लोगों को कहूँगा, सुनाऊंगा, लोगों को पसंद आएगी चीज़ें, लोग आ जाएंगे साथ में काम करने के लिए। लेकिन भाई साहब अगले 2 साल तक फिल्म नहीं बनी। तो स्क्रिप्ट लिखना एक चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है। अभी बड़ा एक लाइन चल रहा है ना कि लेखक बाप होता है। तो अगर राइटिंग मजबूत है ना, तो पूरा जो सिनेमा का महल है उसी पे खड़ा होता है। तो वो एक बाधा पार करने के बाद दूसरी बाधा ये है कि जिस कन्विक्शन के साथ, जितने मज़े लेकर के आपने इस स्क्रिप्ट को लिखा है, सामने वाले को सुनाएं आप ज़रूरी नहीं कि वो प्रोड्यूसर हो, किसी को भी सुनाएं, उसी कन्विक्शन के साथ उसको मज़ा आना चाहिए उस स्क्रिप्ट में, जितना मज़ा आपने लिया है। अगर ये आपने दे दिया सामने वाले को मज़ा, तो वो आपका हो जाएगा, आपके सपनों का सहयात्री हो जाएगा। तो 2 साल के बाद वो फिल्म बनी, जब हम कुछ लोगों को ऑन बोर्ड ला पाए, कोशिश की, बताया लोगों को करना है। बहुत सारे लोग जब आते हो फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे में, सोच करके, दोस्त होते हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स मेरे दोस्त थे, बहुत सारे एक्टर्स मेरे दोस्त थे, लेकिन दोस्त थे वो खाना खिला सकते थे, वो शाम की पार्टी दे सकते थे हमारे नाम पर। हाँ, हमारे लिए और भी दोस्तों को जुटा सकते थे कि भाई अविनाश दिल्ली से आया, बैठते हैं, अनिल शारदा दिल्ली से आए हैं, बैठते हैं। लेकिन जिस दिन आप फिल्म बनाने के लिए आओगे ना, उस दिन वो ये देखेंगे कि क्या आप फिल्म बना सकते हो कि नहीं।
या कि आप किसी प्रोड्यूसर के 5-6 करोड़ रुपए डुबाने आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें काम करने लगती हैं और अंततः आपको अकेले ही अपनी यात्रा करनी पड़ती है, कोई आपके साथ नहीं होता। तो ये मसला है भाई। कोई भी अगर फिल्म बनाने बम्बई आ रहा है ना, तो मैं कहूँगा अपने दम पे आओ। तो आप क्या डरा रहे हैं मुझे कि अगर मैं कभी आऊँगा तो मतलब ये डरा आप नहीं खाली रहे हैं, मुझे- मैं विश्वास दे रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सारे कंसर्न वाले लोग थे। जैसे अनुराग कश्यप ने मुझे बोला था कि आप एक आध फिल्मों में असिस्ट करो किसी को, पूरी फिल्म मेकिंग देखो। ये कोई बेकार की सलाह नहीं थी, बहुत अच्छी सलाह थी। लेकिन मेरे जैसे लोगों की दिक्कत ये थी कि 35 प्लस में मैं आया था फिल्म बनाने के लिए। अब असिस्टेंट बन करके गाली नहीं खा सकता था, मैं संपादक भी रह चुका था, है ना। सारे लोग हमारी इज्जत करते थे। अब मैं देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर गुरु किसी भी उम्र में आपको गाली दे रहा है तो आपको प्रसाद समझ करके उसको लेना चाहिए। लेकिन चूंकि हम बिहार से भी आते हैं ना भाई, ईगो तो यहाँ पे होता है। एक ज़रा सी गाली पे थोड़ी मुश्किल हाँ मतलब हो जाती है, तो वो कहीं और भी स्थितियाँ बिगाड़ न दे। तो मैंने सेफर साइड कहा कि नहीं यार, ट्राई मारते हैं, डायरेक्शन ही देंगे सबसे पहले। खराब होगा तो देखा जाएगा। अकेले आए थे या फैमिली के साथ आए थे? नहीं, मैं अकेला आया था। देखो, मेरी फैमिली ने, मेरी शादी 2000-2001 के आसपास हुई। मेरी बेटी 2007 में पैदा हुई और 2014-15 एक ही बच्चा में आपका? एक ही बेटी। 2014-15 में मैं आया बॉम्बे कंप्लीटली खुद अकेले। तो 2001 से 2014-15 तक 14-15 सालों में मैं बहुत अव्यवस्थित जैसा रहा। मेरे जीवन की आंतरिक कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो झेलना पड़ा परिवार को। लेकिन मेरी वाइफ ने हमेशा मेरा जो नया कोई काम होता था ना, उसको लेकर के वो हमेशा उत्साहित ही रहती थी। उनको लगता था कि चलो मैं मतलब ठीक रहूं, मन से ठीक रहूं, है ना, जब जो करना चाहूं मैं करूं। भाभी जी क्या करती हैं? वो पी साईनाथ एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आई नो। उनके साथ काम करती हैं वो। पारी में? भोजपुरी, हाँ, भोजपुरी की एडिटर हैं वो। अरे वाह, क्या तो, बात है। हाँ, ये नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने फिर पढ़ा है। तो भोजपुरी क्या है कि जो पी साईनाथ है वो ग्रामीण पत्रकारिता, जो एक ज़रूरी काम है जो मिनिस्ट्री पत्रकारिता आज नहीं कर रही हैं, उस काम को उन्होंने एक आंदोलन की तरह लिया हुआ है और देश की कई सारी भाषाओं में वो गांव की कहानियाँ जुटाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। हाँ, और बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, मतलब कमाल की खेती कहानी, किसानी की, बिल्कुल, या फिर घोंघा बिनने वाली महिलाओं की कहानी, सुदूर क्षेत्र के जितनी भी कहानियां हैं उन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और नाम भी कितना खूबसूरत है, पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। पारी। तो पारी का जो भोजपुरी सेक्शन है उसकी एडिटर है हमारी वाइफ। ठीक, स्वर्णकांता नाम है उनका। जी, अब मैं पढ़ा हूँ, अब मैं कह सकता हूँ। वैसे भोजपुरी कैसे, आप तो मैथिल थे। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ ये बता दूं आपको कि मुझे मेरी वाइफ ने 2014 में एक फिल्म बनाने के लिए भेजा था कि तुम्हारा मन है, बहुत हो गया, अब फिल्म बनाना चाहते हो, जाओ बना लो, फिल्म बना करके लौटो। तो फिल्म बन गई और फिल्म थोड़ी चर्चित हो गई, तो उनको भी मुंबई आना पड़ा। उस समय बीबीसी में वो काम करती थी, वो नौकरी भी छूट गई मेरे चक्कर में। तो ये कहाँ से हैं वो? बिहार में? वो छपरा से हैं। छपरा से हैं। चलिए, हमारे ही इलाके से हैं। हाँ। 71 से पहले सारण प्रमंडल हुआ करता था ना। अरे भाई, 1905 से पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा भी एक हुआ करता था। ठीक है। पर हम भी सारण क्षेत्र को ही मान के चलते हैं। करेक्ट। बहरहाल, आप फिल्म पे थे। नहीं, तो वही आपने पूछा था कि भाई वो भोजपुरी हैं, मैं मैथिल हूँ। तो यही तो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का जो हासिल है, अच्छा हासिल, उसमें वो मुझे मिली पटना की सड़क पे।
तो हम दरभंगा से आए थे, उनकी फैमिली पटना में ही रहती थी। हम मिले और फिर हमारा साथ हो गया। इश्क हो गया कहिए। हाँ, इश्क हो गया बिल्कुल। तो कितना शांत है हम लोग अपने इस पूरे साक्षात्कार में, कई बार स्लो होगा। हाँ, अरे देखिए क्या है कि कई बार चुप्पी की भी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने इस तरह की भाषा एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो कई लोगों को बोरिंग लग सकता है। लेकिन अगर चेहरे की रेखाएं पढ़ना दर्शक जानते हैं तो ये जान रहे होंगे कि आदमी भले चुप है लेकिन बोल बहुत कुछ रहा है। तो ये अच्छी बात होती है कई बार, शांति, चुप्पी। लेकिन बात वो नहीं है, बात एक और है कि आप चुप नहीं रहते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही वोकल हैं और आपके लिए कहा जाता है कि आप सरकार के खिलाफत में रहते हैं। फिल्में तो अभी और हैं, मैं एक सेगमेंट यहाँ पे जोड़ के फिर फिल्मों पे बात और लौटा जाएगा। लेकिन आप सरकार से नाराज़ क्यों रहते हैं? क्या बिगाड़ दिया है सरकार ने आपका? देखिए, हम एक नागरिक भी तो हैं। पुलिस आती है, आपको गिरफ्तार कर लेती है, आपको थाने ले जाती है। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं बहुत बेचैन आदमी हूँ। मैं यथास्थितिवादी नहीं हूँ। जो जैसा चल रहा है वैसा चले, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वैसा नहीं चलना चाहिए तो मेरा दायित्व मैं समझता हूँ कि मैं बोलूँ, है ना। इस वजह से मैं बोलता हूँ। और ऐसा नहीं है कि अभी की सरकार के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी सोशल मीडिया की हिस्ट्री निकाल करके देखें तो इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस दौर में भी मैं बहुत वोकल था इस सरकार के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ, हर सरकार के खिलाफ। तो आप मेरे बारे में एक छवि बना सकते हैं कि ये व्यवस्था विरोधी आदमी है। मुझे लगता है कि हर बेचैन आदमी जो है सिस्टम को लेकर के जब असंतुष्ट होता है तो अपने को किसी न किसी रूप में एक्सप्रेस करता है। मैं चूंकि पत्रकार भी रहा हूं तो मेरे पास एक अलग किस्म की राजनीतिक लैंग्वेज है। वो कभी कभी ट्विटर पे आता है, कभी कभी फेसबुक पे निकल के आता है। उससे सरकार को तकलीफ़ हो जाती है तो कई बार सरकार अलग तरीके से निशाना भी बनाती है। और जैसा आपने कहा कि पुलिस उठा करके ले जाती है, तो ले जाए ना। क्या हुआ, क्या था मसला, क्या था? नहीं, वो मसला, इसमें कुछ रोचक तत्व भी हैं, मुझे पता है। नहीं, मसला कुछ नहीं था। देखो सर, क्या है कि एक मैंने ट्वीट कर दिया था और जिस ट्वीट को हमारे माननीय गृह मंत्री जी के कुछ जो लोग हैं उनको लगा कि ये बैड टेस्ट में ट्वीट है, तो उन्होंने अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर करवा दी हमारे खिलाफ। ट्वीट क्या था? इतनी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि झारखंड की एक महिला आईएएस ऑफिसर थी, नाम एकदम से मिस कर रहा हूँ, तो उनके यहाँ 100 करोड़ रुपए मिले ईडी को। चूँकि मैं झारखंड में पत्रकार भी रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं वहाँ के अखबारों की, वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी बहुत कुछ पता होता है। तो मुझे ये लगा कि हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने के लिए या उनको किसी न किसी रूप में टारगेट करने के लिए ये पूरा प्लान्ड किया गया। ये मेरा मतलब एज्यूम किया मामला हो सकता है, लेकिन ये मुझे लगा था। और वहाँ का एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है, उसने फेसबुक पे एक तस्वीर लगाई थी कि 5 साल पहले वही महिला ऑफिसर एक मंच पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रही हैं। तो मैंने वो तस्वीर लगाई और उसमें मैंने मतलब थोड़ा वेग किस्म का कैप्शन लगाया कि इनके यहाँ से 100 करोड़ रुपए मिलने से थोड़े दिनों पहले की तस्वीर, जबकि वो 5 साल पहले की तस्वीर थी। तो एक तो ये मसला जो था
जिसकी वजह से उनको लगा होगा कि ये गृह मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला ट्वीट है। तो ये मसला था जिस पे एफआईआर हुई थी। और बहुत दिल्ली के पत्रकारों ने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके बताया था कि ये तुमने क्या कर दिया। हमने कहा जो मैंने कर दिया वो तो 1 महीने पहले की बात है, 1 महीने बाद एफआईआर हुई थी। और उन्होंने कहा कि तुम छुप जाओ, पुलिस आ रही होगी। इतना डरा दिया कि फिर मैं घर से निकल गया। 1 महीने तक मैं इधर उधर रहा। तो आप डरे थे? डरता सर, मेरा काम चल रहा था, मेरी फिल्म प्री प्रोडक्शन में थी उस समय। और मुझे लगा कि बहुत सारे लोग उस समय जेल में थे। जुबैर को जेल हो गई थी, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों में जेल में थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, सर्वोच्च अदालत से भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। फिर मैंने एंटीसिपेटरी बेल लेने की भी कोशिश की, जो नहीं मिली मुझे। तो और उस समय चूंकि यहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार थी मुंबई में, तो मैं 1 महीने तक बचा रहा। लेकिन उसी बीच में उद्धव की सरकार चली गई और शिंदे की सरकार बन गई। जिस दिन शिंदे की सरकार बनी है उसके अगले दिन पुलिस ने हमें उठा लिया यहाँ से। लेकिन जब उठा लिया ना, फिर उसके बाद डर नहीं लगा। उससे पहले तक मुझे लगता था कि पता नहीं अगर मैं चला जाऊंगा तो सब चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। लेकिन जिस वक्त आपको पकड़ा गया, उस वक्त मैं फिर बेखौफ हो गया कि अब जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने तस्वीर भी ऐसे खिंचाई थी जब पुलिस मुझे ले जा रही थी। मैंने वाइफ को कैमरा दिया, बोला कि लो एक फ़ोटो लो ऐसे। तो वो सारी जगह पे वही तस्वीर चल रही थी। मतलब आपके लिए तो मोमेंट हो गया। तो हाँ, यही कैसा व्यवहार था पुलिस वालों का? बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत ही सुंदर व्यवहार था। गिरफ्तार करने आई थी कि मैं वही कह रहा हूँ आपको कि पुलिस वाले मुझे कह रहे थे कि सर आप भी जानते हो कि क्यों आपको पकड़ा जा रहा है, तो हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस जो चीज़ें हैं वो, जैसे फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते, जो नियम है उस नियम को आपको मानना पड़ेगा, बाकी आप आराम से चलिए, है ना, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत हो। बहुत अच्छा। वहाँ पे एसीपी भी मिले, अभी भी मेरी बात होती है बहुत सारे वहाँ के ऑफिसर्स से, उस चक्कर में जो वहाँ दोस्त बन गए थे। नाम मत लीजिएगा, कहीं सस्पेंशन ऑर्डर ना निकल जाए। हाँ ये अच्छे लोग, देखिए वो भी तो हम नागरिक ही हैं ना इस देश के। लेकिन अविनाश जी, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, बीते कुछ सालों की अगर बात की जाए, पहले क्या रहा वो भी विचार करने के योग्य चीज़ें हैं। लेकिन बीते 10, 12, 15 सालों में अगर हम देखें तो जितने भी बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, देश में जो भी होता है, जिन भी किसी ऐसे विषयों पे ज़रूरी होता है कि अगर ये लोग इस विषय पर बोलेंगे तो शायद समाज में उसका एक सही मैसेज आएगा, कभी नहीं हुआ। आपके तो मतलब बिरादरी के लोग, जो अभी आपकी बिरादरी वाले लोग हैं, फिल्म से जुड़े लोग, वो एकदम ही चुप हो गए। तो जब सब इस तरीके से रह के अपना काम चुपचाप कर रहे थे, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको बोलना चाहिए? नहीं, मैं किसी को देख करके थोड़ी तय करूंगा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इससे ये थोड़ी तय होगा कि किसी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जिन लोगों को लग रहा है कि उनके नहीं बोलने में ही उनकी भलाई है, वो चुप हैं। मुझे लग रहा है कि मैं चुप होकर के अपना भला नहीं कर सकता, है ना, अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूं। तो मैं तब भी बोलता था, मैं अब भी बोल रहा हूं, है ना, अब भी बोलता हूं। होता क्या है ना कि देखिए, ऐसा नहीं, एक लगता है आपको कि बहुत सारे लोग चुप हैं। आप जो मुंबई मेनस्ट्रीम का जो सिनेमा है ना, उसके लोगों की चुप्पी को आप सबकी चुप्पी नहीं बता सकते। बहुत सारे हंसल मेहता नहीं बोलते हैं क्या? बहुत कमाल बोलते हैं। अनुराग कश्यप नहीं बोलते रहे क्या? लगातार बोलते रहे हैं वो। अभी क्या है कि जब काम जब होता है ना, जब मेरी फिल्म शूट होगी, मेरी फिल्म जब चलेगी, उसकी तैयारी होगी, तो उस समय तो मैं अपने काम में लगा रहूँगा। मैं फिर कुछ देख ही नहीं रहा हूँ कि क्या हो रहा है देश में, नहीं हो रहा है। लेकिन जब खाली वक्त होता है,
जब मैं टेलीविज़न देखता हूँ, जब मैं न्यूज़ देखता हूँ, जब मैं अखबार पढ़ता हूँ, तब लगता है ना कि यार ये इस पे बोलना चाहिए मुझे, इस पे मुझे मेरी समझ जो है वो जाहिर करनी चाहिए। और हमेशा से लोग बोलते रहे ना, देवानंद ने तो अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी एक समय में। तो फिल्मकारों का राजनीतिज्ञ होना या राजनीतिक होना ये कोई नया फिनोमिना थोड़ी है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स, बहुत सारे एक्टर्स चुनाव भी लड़ते हैं ना, राजनीतिक दलों में शामिल है। तो हम किसी दल में न शामिल होकर के अपनी राय क्यों नहीं जाहिर कर सकते? पॉइंट। लेकिन अभी जब आपने अनुराग की बात की तो मुझे कुछ एक किस्सा याद आ गया। अभी हाल फिलहाल में अनुराग कश्यप ने कुछ दिनों पहले ब्राह्मण समाज के ऊपर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर के लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा था, उनके परिवार को भी धमकियां मिल रही थी। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि वो माफ़ी मांगते हैं जो भी उन्होंने आवेश में आके कृत्य कर दिए उसके लिए। आप इन सारी चीज़ों को और इस घटना को कैसे देखते हो? नहीं, देखिए कि अनुराग बहुत प्योर आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोई फिल्टर नहीं है उसके भीतर। उसको जब जो लगता है वो बोलता है। वो आज से नहीं, मैं जब से अनुराग को जानता हूँ वो इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों के खिलाफ भी बोलने से नहीं हिचका कभी भी। आम आदमी पार्टी का जब पूरा ज्वार फैला हुआ था उस समय भी वो आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रहा था, है ना, क्योंकि उनके पूरे पॉलिटिक्स को उसको डिकोड करके उसको लग रहा था कि ये सही पॉलिटिक्स नहीं है देश के लिए, जो बहुत दूर तक ले जाएगी, है ना। जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ भी वो लगातार बोलते रहे। लेकिन अनुराग के बोलने में आप वो वैचारिकी नहीं देख सकते जो भाषा और विचार के ओरिएंटेशन से आए हुए लोगों की वैचारिकी होती है। भाई अनुराग फिल्मों में गली की ज़बान लेकर के आए, सड़क की ज़बान लेकर के आए, बहुत सारा रियलिज्म लेकर के आए, क्योंकि अनुराग वैसे ही हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की थी फुले फिल्म को लेकर के, सेंसर बोर्ड ने जो बेतरह कैंची चलाई थी उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा था कि जब कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है, अंडर इन्वर्टेड कॉमा, अगर सेंसर बोर्ड ये कह रहा है, उसके सदस्य ये कह रहे हैं, तो फिर मतलब ब्राह्मण पर टिप्पणी से क्यों एतराज़ होना चाहिए, है ना। अगर फिल्म कोई टिप्पणी कर रही है या फिल्म दिखा रही है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम कितना घटिया रहा है, कितना क्रूर रहा है, उससे क्यों एतराज़ हो रहा है। इस टिप्पणी पर बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। अनुराग आज नहीं, हमेशा से ट्रोलर्स के साथ बातचीत करते रहे। वो भी इधर आवेश में रहते हैं, ट्रोलर भी आवेश में रहते हैं, और दोनों हमेशा टकराते आए। जातियों को गाली देना बंद कर देना चाहिए, हाँ? लेकिन आप इस तरीके से देखिए कि जब 5000 सालों से आप दलितों को गाली देते आए हैं, उसमें से एक आदमी उठ करके आज अपर कास्ट को कोई गाली दे दे, तो इतना बवाल अगर बहुत ज़्यादा मच रहा है कि मूल मुद्दा ही डेरियल हो जाए, तो हमारी समाज की बुनावट में कहीं दिक्कत है। यार आपकी गाली वो इतने 1000 सालों से सहते आए हैं, आप उसकी एक गाली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप कह रहे हो कि कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, है ना, हम उस अंधेरे इतिहास से बहुत आगे बढ़ा है। तो ये प्रॉब्लम तो है ही ना। नहीं, मुझे भी इस बात का दुख है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो ब्राह्मण भी, और ब्राह्मण के पता नहीं कितने एकता मंच भी एक्टिव हो जाते हैं। सेम फॉर अदर कास्ट, चाहे वो भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हो। और आजकल तो हर तरह के जितने भी जातियां हैं उन सब का एक एक गैंग बना हुआ है। अब गैंग शब्द मैं कह रहा हूँ, लेकिन असल में वो उनका यूनिटी है। क्या कहते हैं उसको? हाँ ठीक है, मतलब जातीय अस्मिता हाँ, का मसला कोई समाज भी हाँ, है, कुर्मी समाज भी है, मल्लाह समाज भी है, हर तरह के लोग हैं। मैंने भी एक ट्वीट किया, और मुझे इस खबर से मतलब ध्यान में नहीं था। मैं अनुराग की फिल्मों को पसंद करता हूँ, हमेशा से उनके कहानियों को पसंद करता हूँ, स्टोरी टेलिंग जो जिस तरीके से वो करते हैं, या फिर
सादा फ्रेम, उनकी फिल्मों के सादा फ्रेम मुझे बहुत आकर्षित लगते हैं। इसलिए मैंने एक ट्वीट कर दिया जिसमें मैंने उनके बारे में लिखा, उनकी फिल्मों के बारे में लिखा। अब उसके नीचे जो मुझे, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो बिल्कुल पढ़ा मैंने, बिल्कुल पढ़ा। इस तरीके से बहुत गालियां मिल रही आपको भी। हैं, थ्रेट मिल रहे हैं कि इसको भी ऐसा कर देना चाहिए, हम इसको बहुत न्यूट्रल जर्नलिस्ट मानते थे, इसने ये कर दिया, फलाना कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग अच्छे तरीके से किसी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। अभी के दौर में हमारे पास एक तो सोशल मीडिया के दौर में हमें बहुत कुछ फीड करने की कोशिश हो रही है, जिससे हम अपने सर आंखों पर लेके चल रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। बावजूद इसके तकलीफ इस बात से है कि हम समाज की फिक्र तो कर रहे हैं पर सिर्फ दिखावे के लिए। हमारा योगदान कुछ नहीं है समाज में। हम भूल चुके हैं उस पूरे सिस्टम को, सरीखे को। छावा आ जाती है तो कोई राजपूत कम्युनिटी एक्टिव हो जाता है, तो कभी कोई हो जाता है। आज आप ब्राह्मण होके लड़ रहे हैं और आज से 6 दिन पहले की एक घटना है जिसमें एक दलित घोड़ी क्या चढ़ा, उसको उतार के मारा गया। और न जाने हर साल कितने ऐसे दलित घोड़ी चढ़ते हैं या फिर कुछ और होता है, आप उनको मार देते हैं। कई लोग जान से मार ने देते तो सिर्फ हैं। बात की, लेकिन मध्य प्रदेश की घटना बहुत पुरानी नहीं है, जिसमें वहाँ का एक सवर्ण जाति का आदमी जो है एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है और उसका वीडियो भी बनवा रहा है। और उस पर तो मतलब वो खबर आई या होके चली गई, चर्चा का तो विषय नहीं है। तो ये है सर, ये आज का समाज है। तो ऐसे समाज में देखिए, माफ़ी मांगने, अनुराग ने क्यों माफ़ी मांगी मैं आपको साफ साफ बता ही देता हूँ कि कल मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए। हिमांशु कुमार एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनका फ़ोन आया। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं राजीव ध्यानी, उनका फ़ोन आया। वो सब अनुराग के घर का पता जानना चाहते थे बनारस में, क्योंकि वहाँ एक साजिश चल रही थी कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट जा कर के तोड़फोड़ मचाएंगे, उनके माँ बाप को अटैक करेंगे। तो सुरक्षा में है ना, ये लोग वहाँ जाएं, है ना, वहाँ बैठें। तो अब इस किस्म से अगर परिवार को अटैक किया जाएगा तो मेरे घर परिवार को अगर कुछ कहा जाए तो मैं तो आपके हाथ पांव जोड़ लूँगा भैया, है ना। मुझे नहीं क्रांति करनी है, मेरे बच्चों को और मेरे घर को कुछ नहीं होना चाहिए, घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी। मुझे मार डालो, मुझे काट डालो, लेकिन जब आप उनको सूली पे चढ़ाएंगे तो मेरे को आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा ना सर। इस स्थिति में ला दिया गया है सर इस तरह की आवाज़ों को। मतलब स्पेस नहीं है बोलने का। आप देख रहे हो ना कहाँ है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल को आप दिखाएंगे इसमें से कोई एक बात उठा करके लोग मेरे घर के बाहर आकर के तोड़फोड़ मचाने लगेंगे, कुछ करेंगे, तो मेरी सोसाइटी मुझे थोड़ी वहाँ रहने देगी, कहेगी कहीं और घर ले लो भैया। तो ये सारी स्थितियाँ बढ़ रही हैं, इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आदमी को बेहतर लगता है कि चुप रहें यार, कमाएं। सेंसर की बात की अभी आपने बीच में, आपकी फिल्म जो अभी आई थी इन गलियों में, उसमें भी कुछ सेंसर की बात थी? मेरी हर फिल्म में सेंसर की बात होती है भाई। मेरी पहली फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब नहीं था, हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया गया अनारकली अफवारा को, जबकि उसको हर उम्र के बच्चों को देखने की चीज़ है। हमारी जो नई फिल्म इन गलियों में, उसको तो सेंसर की प्राइमरी स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई सर्टिफिकेट देने से ही इनकार कर दिया। हम रिवाइजिंग कमेटी में गए, रिवाइजिंग कमेटी ने 20 से ज़्यादा कट्स दिए कि भाई ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो। हमने कहा कि क्यों काटें, आप मुझे बताओ, तो बताने के लिए तैयार नहीं है, डिबेट नहीं कर रहे हैं। वो आदेश दे रहे हैं कि भाई फिल्म हम बना रहे हैं, कहानी हम सोच रहे हैं, हमारी कहानी हमको कैसे कहना है पर्दे पे, ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और आप आके कह रहे हो कि ये हटाओ, ये हटाओ। आप बाप हो क्या, कौन हो आप? क्या आप सीधे टारगेट सेंसर बोर्ड, प्रसून जोशी जैसे लोगों पे कर रहे हैं? नहीं, सेंसर बोर्ड के मेंबर कौन है? किसी को उठा करके बना दिया उपकृत करने के लिए कि गवर्नमेंट की एक बॉडी में आप आ जाओ। उनको सिनेमा की कोई समझ नहीं है, उनको इतिहास की कोई समझ नहीं है, उनको समाज की कोई समझ नहीं है, और वो आकर के आपकी फिल्म देखते हैं और आपके 1.5, 2, 3 साल से सोचे हुए काम को, सोची हुई कहानी को, सोचे हुए बयान को, सोचे हुए डायलॉग को कहते हटा दो।
ये भी नहीं देखते कि उस एक चीज को हटाने से पूरी इमारत जो सिनेमा की है वो हिल जाएगी। तो हमने तो तय कर लिया है कि मुझे सेंसर बोर्ड की बात माननी ही नहीं। तो चाहते क्या हैं वो लोग, क्या बनवाना चाहते हैं भाई आप लोगों देखो से? क्या है कि स्तुति, सरकार की स्तुति में फिल्में बने, इतिहास का कोई ऐसा मसला जिससे आज के लोगों को उत्तेजित किया जा सके या संगठित किया जा सके, गोलबंद किया जा सके, ऐसी कोई चीज़ लेकर के आओ। ऐसी कहानियां कहो जो समाज पे टिप्पणी ना हो, जो आज की राजनीतिक स्थितियों पे टिप्पणी ना हो, है ना, कोई किसी भी तरह का उसमें कोई सत्ता विमर्श या जाति विमर्श ना हो। इस तरह की कहानियां लेकर के आओ, जिसको कहते हैं ना कि सिनेमा केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए। इस खाने में सिनेमा को फिट करने की साजिश है, और तमाम कला माध्यमों को भी। बाकी जगहों पर तो सेंसरशिप उस तरीके की है नहीं, लेकिन सिनेमा को तो जिस तरीके से इन्होंने बांध दिया है, उसमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल बिना लड़े हुए कोई सिनेमा बाहर आ जाए। जब आप बहुत सारे पैसे डाल देते हो तो लड़ना भी नहीं जानते हो ना। और डायरेक्टर एक हद तक लड़ सकता है, प्रोड्यूसर अगर साथ में खड़ा है तो लंबी लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर भी चाहता है कि यार 2 साल मेरे 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए ब्लॉक हैं, अब क्यों और 2-3 महीने में लगाऊं, किसी तरह रिलीज़ कर देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। इस वजह से वो, नहीं तो हर फिल्म मेकर जो है वो स्टैंड ले ले तो सेंसर बोर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी सर। तो अविनाश, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह की फिल्में आप लोग बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को कितना स्पेस मिल रहा है? वो चाहे सेंसर बोर्ड की तो एक बात हो ही गई, दूसरी तरफ से प्रोडक्शन के मामले में प्रोड्यूसर्स के आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि फिर अगर दबाव है तो हर जगह हर तरह का दबाव होगा ना। सरकार को भी पता है कि ये खिलाफ में रहता है, प्रोड्यूसर्स भी कहीं भी इस तरीके से पैसा नहीं लगाना चाहते हैं कि मैं कुछ बनवाऊं और फिर इस डायरेक्टर के चक्कर में कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से हमारा अमाउंट लॉक हो जाए या फिर कभी वापस ही ना आ पाए। तो कितनी मुश्किल आप लोग अपने आप में देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आपके पास, अगर आप फिल्म मेकर हैं तो मेरे पास 6 स्क्रिप्ट होगी अभी, जिस पर कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसमें कोई एक आदमी मिल जाता है जिसको कोई एक कहानी अच्छी लग जाती है, और फिर उसके साथ हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। एक तो ये मसला होता है कि अगर आप फिल्म मेकर हैं और फिल्म बनाने के लिए आ रहे हैं तो एक कहानी के साथ स्ट्रगल ना करें। अगर आप किस्सा गो हैं, स्टोरी टेलर हैं, तो आपके पास तरह तरह की कहानियां होनी चाहिए। मेरी एक बहुत अच्छी कहानी है, नमक इश्क का उसका नाम है। वो पिछले 6-7 साल से मैं जिसको भी सुना रहा हूँ वो कह रहा है कि यार अभी इस दौर में इस कहानी को मत कहो, ये दौर बीत जाने दो, फिर ये फिल्म बना लेना। वो कहानी पड़ी हुई है। आप कहीं कोई कहानी पिच करते हो तो उनके लीगल सेक्शन बने हुए हैं, पहले वो लीगल में दे देते हैं। तो मुश्किलें तो हैं, चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसमें आपको लगातार टॉर्च लेकर के ऐसे हम सफर प्रोड्यूसर्स को ढूंढने की जरूरत है जो थोड़ा सा भी आप में बिलीव कर पाए, और मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। बिलीव कर पाए या डरे नहीं? डरे नहीं, हाँ, मतलब देखो, हम में बिलीव होगा तो उनको तमाम डर की भी तो अपनी एक सत्ता है ना, और उसका भी अपना एक बाजार है ना। अगर छावा जैसी फिल्में या केसरी चैप्टर 2 जैसी फिल्में अगर चल रही हैं, उनको लोग देख रहे हैं, तो उसके प्रतिरोध में भी तो एक बाजार ही तो है जो उस तरह की कहानियों का इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बाजार नहीं समझता है, समझता है। लेकिन आपने द केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बस्तर फाइल्स, इस तरह के सिनेमा को लेकर के कभी कुछ नहीं कहा है? बिल्कुल। हंस एक पत्रिका है, हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी पत्रिका है। राजेंद्र यादव उसके संपादक हुआ करते थे, प्रेमचंद ने शुरू किया था। उस पत्रिका में मेरा पूरा लेख है ना वो, और उसमें मैंने जिक्र किया है इस तरह की। लेकिन उसके बरक्स आप देखिए तो अनुभव सिन्हा की मुल्क जैसी फिल्म भी तो चलती है। उनकी आर्टिकल 15 भी तो चल रही है।
हिट हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो डर गए वो बिल्कुल मर गए हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए स्पेस है। अभी आप लोग कहानियों का चुनाव किस तरीके से कर रहे हैं? जैसे अभी हाल फिलहाल में सिकंदर फिल्म आई, फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब पूरे 12 महीने का स्ट्रक्चर देख लें तो कोई एक फिल्म हिट होती है, जैसे कि लास्ट टाइम छावा हिट हुई, लेकिन जितने भी नेक्स्ट रिलीज रही वो सब के सब फ्लॉप ही हुई हैं। फिर वो चाहे जाट हो, जाट को भी ये नहीं कह जाट हो सकते चाहे कि इन गलियों में हो, इन गलियों में हो, ठीक है, आपकी फिल्म इन गलियों में। और उसके पहले सिकंदर फिल्म आई, वो भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान, जहाँ पे हिट की बात ही मतलब सलमान खान के नाम से चीज़ें हिट हो जाती हैं, पर कहानियाँ वैसी नहीं बन पा रही हैं कि जो लोगों तक कनेक्ट कर पाएँ। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो स्त्री 2 जैसी फिल्में चल रही हैं, बन भी रही हैं, चल भी रही हैं। साउथ का सिनेमा भी बहुत शानदार काम कर रहा है। बॉलीवुड के साथ क्या है कि जब स्टोरी नहीं मिल रहा है तो वो जाके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, रीमेक उसके उसको बाद कहते भी हैं सर। हाँ, रीमेक कह लीजिए सर, वो भी फेल हो जा रहा है। अभी वरुण धवन ने भी कोई एक फिल्म तेहरी का कुछ हिंदी वर्जन किया था, विजय सेतुपति जो थे, नहीं थलपति विजय की फिल्म थी, वो भी वैसे फेल हो गई। तो क्या कहानियां नहीं मिल पा रही हैं या फिर लोग ढूंढ नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो OTT की और वजह एक से, चीज़ और समझिएगा कि जब आप इतनी अच्छी कहानियां लेके जा रहे हैं तो उसके लिए समय का इंतजार हो रहा है या फिर पैसों की बात चल रही है कि कोई अगर आप पे लगा रहा है 50 करोड़ तो क्यों लगाएगा, है ना? और इन सब फिल्मों को बनाने में पता चल रहा है कि 300 करोड़ 400 करोड़ लग रहा है और 100 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? देखिए क्या है कि ये तो बहुत टेक्निकल सवाल हो गया, लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से जो समझ रहा हूँ उसमें यह है कि एक तो हिंदुस्तानी दर्शकों को अच्छे सिनेमा का एक्सपोजर मिल गया है। दुनिया भर का जो अच्छा सिनेमा है उसकी मुट्ठी में है, वो देख सकता है कि OTT। दुनिया में, हाँ मतलब OTT है, बहुत सारी ऐसी खिड़कियां हैं जिससे वो किसी भी फिल्म तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो उसको अच्छे और बुरे की समझ हो रही है। तो जो बुरी फिल्में बन रही है वो नहीं चल रही है सर। आप मुझे बताओ ना कि कौन सी अच्छी फिल्म थी जिसको दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया? ऐसा नहीं है। जो अच्छी फिल्म बनी है वो चली है। अगर वो दर्शकों तक पहुंच गई है तो दर्शकों ने उसको जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ाया है उसकी सूचना को कि एक अच्छी फिल्म आई है, देखो। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसका जो पुराना रियाज है ना सेटअप में काम करने का, कि भैया हमको सलमान खान मिल जाएगा तो मैं 300 करोड़ रुपए लगा दूंगा, कोई अच्छी कहानी मिल जाएगी तो उस पर 3 करोड़ भी नहीं लगाऊंगा। तो यहां अच्छी कहानी से ज़्यादा ज़रूरी एक बड़ा चेहरा है। जब तक ये रवायत बनी रहेगी तब तक हमारी फिल्मों में पैसा ऐसे ही डूबता रहेगा। आप साउथ का उदाहरण दे रहे हैं। साउथ के जो स्टार बन रहे हैं वहाँ की कहानी बना रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ जो है ना, लोग आते हैं, शुरू में एक आध अच्छी फिल्में करते हैं और जब उनका नेम फेम स्टारडम बन जाता है देन वो फिर उसी सेटअप का हिस्सा हो जाते हैं, उसी तंत्र की तरह जो है वो अपने को पोर्ट्रे करने लगते हैं, जो कभी भी सिनेमा का भला नहीं कर सकता, है ना। तो आने वाले समय में अच्छी कहानियां ही तलाशी जाएंगी, अच्छी कहानियां ही स्टार होंगी, है ना। कोई एक चेहरा बहुत बड़ा स्टार नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि अच्छी कहानी अगर हमको स्टार बना सकती है तो फिर कहानियों के पास लौटेंगे। ये संक्रमण काल है जिसमें आपके पास इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के हमारे जैसे फिल्म मेकर्स के पास कोई जवाब नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास कहानियां हैं और हम ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी कहानी अच्छी है या नहीं, ये तो बनने के बाद जनता तय करेगी ना। हमने एक कहानी लिखी तो हम तो कहेंगे ही कि हमारे पास अच्छी कहानी है। भाई आपने एक सवाल पूछा कि भाई आप पर कोई क्यों 50 करोड़ का भरोसा करे। यही तो वो कलाकारी है। जैसे आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते हो
तो आप कन्विंस करते हो कि नहीं उपभोक्ता को कि भैया हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। तो जिससे उपभोक्ता कन्विंस हो गया, जिससे आदमी कन्विंस हो गया, प्रोडक्ट ले लेता है। उसी तरह जब हम अपनी कहानियां बेचने के लिए निकलते हैं कि इन कहानियों पे कौन फिल्म बनाएगा, तो हमारी जो कलाकारी है उससे जो कन्विंस हो जाए वो हमारे साथ चलता है सर। वो हमारे ऊपर 50 करोड़ रुपए लगाएगा, लेकिन 99 दरवाजे आपके लिए बंद रहते हैं, एक दरवाजा खुल जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। एक चीज़ और, हम लोग कल भी बैठे थे तो जब बातचीत कर रहे थे वहाँ से एक दो सवाल आया। मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन कौन से लोग बैठे थे और क्या क्या बातें हो रही थी, लेकिन हाँ एक मोनोपोली का गेम चल रहा है आप लोगों के यहाँ कि कुछ ही प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बड़ी फिल्में बनाएंगे, या फिर ओटीटी के साथ भी वही एक संबंध उनके एस्टेब्लिश हो पाए हैं। ओटीटी भी इस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि वो उन्हीं कुछ बड़े ब्रांड के लोगों के साथ काम करेगा, उन्हीं की फिल्में खरीदेगा, उन्हीं की फिल्मों को चलाएगा, उन्हीं के पैसों, उन्हीं की फिल्मों पे इन्वेस्ट करेगा। आपने कभी सोचा वेब सीरीज़ बनाने के लिए? और यदि अगर आप सोच रहे हैं तो आप ऐसे कितने डायरेक्टर हैं? मतलब पहले बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर हुए जो आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी फिल्में आ नहीं रही हैं, या फिर आ रही हैं तो बस वो आ रही हैं और चली जा रही हैं, उनके बारे में कोई बहुत सरीखे से चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं। मेरा मानना और मेरा समझना आपसे ये है कि कितना एक्सेसिबल है आप लोग उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए या उस प्रोडक्शन हाउसेस के लिए? देखिए क्या है कि क्या सवाल ठीक है ये सवाल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जवाब उतना ही ठीक होगा कि नहीं जितना आप समझ रहे हैं, ये हमारे जवाब से तय होगा। ठीक है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मुझे फिल्म बनाना आता है, मुझे कहानी कहनी आती है, लेकिन फिल्म निर्माण जो एक पूरा काम है, उसका एक हिस्सा मुझे आता है। प्रोडक्शन एक पूरा काम है, अलग काम है ना, कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो बनाना चाहता हूं वो कैसे बना पाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन तय करता है ना, वो लेता है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो जो बना रहे हैं, उनको एक आसान रूट मिल गया है ओटीटी की वजह से, कि वो एक कहानी लिखेंगे, ओटीटी को पिच करेंगे, ओटीटी को पसंद आएगा और कहेगा कि बनाओ, है ना। इससे पहले क्या है, हम प्रोड्यूसर को पिच करते थे, प्रोड्यूसर के पास अपना एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, वो हमको एज ए टेक्निकल पर्सन हायर करता था, उसमें बहुत सारे लोग और रखे जाते थे ऑन बोर्ड, वो प्रोड्यूसर तय करता था। आज ओटीटी के आने के बाद बहुत सारे डायरेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर भी हो गए हैं। कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ लोग कामयाब नहीं हुए। अब ओटीटी को मैं ज्यादा दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो भी ये देखेगा ना कि आप फिल्म निर्माण के योग्य हो कि नहीं। कहानी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी अच्छी कहानी जो है आप उनको दोगे तो वो अपने किसी प्रोडक्शन कंपनी को, जो प्रोडक्शन कंपनी उनके लिए 2-3 काम कर चुका हो, उसके साथ अटैच कर सकता है आपको। तो इस चक्कर में अभी 5-6 साल तो हो ही गए जब ओटीटी बहुत एक्टिव है हमारे इंडिया में। 5-6 साल में कुछ लोगों ने अपना विश्वास बना लिया है कि वो जब भी काम करेंगे, कंप्लीट काम करेंगे, बजट में काम करके देंगे, है ना। तो उनको रेगुलर काम मिल रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशों के साथ जो है वो स्ट्रगल उनका जारी है। किसी दिन उनके लिए दरवाज़ा खुल गया तो खुल गया, जब तक बंद है तो बंद है। इस पूरे प्रोसेस में लॉबियां भी बनती हैं, है ना। चूंकि हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खुला है तो हम उन लॉबियों को दोष दे सकते हैं, अगर खुल जाता तो हम नहीं दोष देते। तो ये जो है ना ब्लेम गेम, उससे बाहर आकर के अच्छे माहौल की बातचीत हमको करनी चाहिए। भाई हमारा भी दोष है, ओटीटी का भी दोष। हम अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दोष हमारा है ना सर।
किसी ने कोई दरवाजे पे खड़ा है क्या कि नहीं हम आपको अंदर नहीं आने देंगे? भाई आप अपनी कहानी पहुंचा तो सकते ही हैं। भाई जब देश के किसी भी बड़े आदमी से अगर कोई आदमी मिलना चाहे तो मिल ही लेगा ना। ये है यार। मैं इसको दूसरे तरीके से, एक और नज़रिए से देखता हूँ। पूछिए आप। कि ये जो OTT में लोग हैं बैठे हुए टॉप पे, मुझे ऐसा समझ में आता है, मतलब मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो कॉरपोरेट लोग हैं, सिनेमा की बहुत ख़ास समझ है नहीं, कंटेंट का चुनाव बेहतर नहीं कर पा रहे हैं अभी के समय में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जियो या हॉटस्टार की वजह से कुछ ख़राब हो रहा है या चाहे जो भी, लेकिन एक तो इतना कंटेंट बन रहा है, इतना कंटेंट बन रहा है कि जिसके बारे में मत ही पूछिए आप। हॉटस्टार पे ऐसे ऐसे कंटेंट हैं कि जिसका ना प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक है, ना सिनेमाटोग्राफी ठीक है। कई जगह तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती कोई डायलॉग बोलने की कोशिश कर रहा है, आप बेहतर एक्टर्स को वहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पैसा तो थ्रो कर रहे हैं, लेकिन आपका कंटेंट का चुनाव बड़ा ख़राब है। क्या ये भी एक एंगल हो सकता है इसमें? नहीं, देखिए क्या है कि मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि कॉरपोरेट में जो ऊंची जगहों पे बैठे हुए लोग हैं उनको सिनेमा की समझ नहीं है। भाई वो भी एक ऑडियंस तो है ही ना। मैंने इसलिए कहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैंने लोगों से सुना है और इंडस्ट्री के लोगों से सुना है। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि भाई हम फिल्म मेकर्स जाते हैं बहुत सारी चीज़ें लेकर के और हमें वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ उनको लग रहा है, यहाँ पे ये चीज़ उनको लग रहा है, यहाँ पे ये चीज़ उनको लग रहा है ना। और ये चीज़ लगने का मतलब गड़बड़ लग रहा है। दो ही स्थिति होती है, अगर आप अपनी कहानी को लेकर के तर्क संपन्न हो तो आप बात करोगे, सामने वाले का जो भी इनपुट है या फीडबैक है उसको आप सुनोगे, या तो उसका जवाब आपके पास आपकी कहानी के भीतर होगा या नहीं होगा। OTT में जो कॉरपोरेट की कतार में बैठे हुए लोग हैं वो फीडबैक देने के लिए ही हैं कि भाई आपने उनको कोई कहानी सुनाई, उनको कैसी लगी वो बताएंगे, चुप तो नहीं हो जाएंगे। या दो ही चीज़, तो ये अच्छा है या बुरा है, ये तो बेहतर है कि वो बता रहे कि भाई ये चीज़ें इसमें हमको गड़बड़ लगे। तो या तो आप उनको कन्विंस कर दो या आप कन्विंस हो जाओ, दो ही स्थिति होगी ना। दिक्कत क्या हो रही है कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद वो रेफरेंस का सिनेमा लेकर के आते हैं कि भाई उनको ऐसा सिनेमा चाहिए, उनको ऐसा सिनेमा चाहिए, उनको ऐसा सिनेमा चाहिए। तो जो मौलिकता है ना वो धुंधली हो रही है, वो गायब हो जा रही है। अगर मैं कोई कहानी लेकर के जाऊं किसी के पास और मैं ये बताऊं कि मैं बिना किसी रेफरेंस के सिनेमा बनाना चाहता हूं, मैं वैसा म्यूज़िक नहीं चाहता हूं, वैसी लाइटिंग नहीं चाहता हूं, उस तरह की सिनेमैटिक फ्रेमिंग से अलग मैं एक नया फ्रेम जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता हूं जो आज तक सिनेमा में कभी हुआ ही नहीं। इस चीज के लिए अगर स्पेस मिलेगा तब मौलिकता छन छन के आएगी, अदरवाइज हर सिनेमा एक दूसरे सिनेमा की नकल लगेगा। यह है मसला। अविनाश दास के लिए सिनेमा क्या है? ये आपने ऐसे सवाल पूछा ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा वैचारिक मसला है ना। एक मेरे पास एक माध्यम है यार, मेरे लिए सिनेमा सिर्फ एक माध्यम है। मैं वो चीज़ मैं सिनेमा के ज़रिए कहना चाह रहा हूँ जो किसी और मीडियम में कहना मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ना। और मीडियम से ज़्यादा मेरे लिए ये कुछ और है नहीं। मैं मीडिया में रहा हूँ, अखबार भी मेरे लिए मीडियम था, टेलीविज़न भी मेरे लिए मीडियम था, जब मैं कविता लिखता था तो कविता भी मेरे लिए माध्यम था खुद को एक्सप्रेस करने, मैं जैसा हूँ। हाँ, मेरे भीतर जो कहानियाँ पक रही हैं या मेरे जहन को जो कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, है ना, उस कहानियों को कहने का एक पूरा संपूर्ण माध्यम है सिनेमा मेरे लिए। आप घर खरीद लिए? नहीं भैया, देखो क्या है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है लोगों को कि अगर आदमी सिनेमा में आ गया तो उसके पास बहुत पैसा आ गया होगा।
जिसने 2-3 फिल्में 4 फिल्में बना ली, कुछ वेब सीरीज बना ली, उसको बहुत आपने अच्छी पैसा अच्छी आ गया। फिल्में बताई भाई। नहीं। अनारकली ऑफ आरा बनाया आपने, सेक्रेट गेम में भी हमने आपने, रात बाकी है बनाई, शी में आपने शी में co-direct मैं किया, फर्स्ट सीजन में डायरेक्शन में था रात मैं। बाकी ये हो गई। एक और सीरीज रनअवे लुगाई जो प्राइम वीडियो पे है अभी, वो भी मेरे खाते में है। तो है, लेकिन इतना काम करने के बाद लोगों को, जैसे आपको ही भ्रम हो गया कि मैंने घर खरीद लिया होगा। होता क्या है ना कि हम लोग 1.5-2 साल में एक काम करते हैं और उस काम की एक फीस होती है, और वो फीस मेरी करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। तो अगर 1.5-2 साल में अगर मैंने 50-60 लाख रुपए कमा भी लिए, तो उसको अगर महीनों में बांटिएगा तो उससे तो घर ही चलेगा ना। यहाँ घर महंगा है तो किराया जो है यहाँ 50,000 के ऊपर लगता है, ऑफिस का किराया, घर का ऑफिस का किराया लगभग लाख रुपए के आसपास लगता है। तो सब मिला जुला करके आपके पैसे तो खत्म हो जाते हैं, घर कहाँ से खरीदेंगे आप। इसीलिए हम लोगों को एक्टर लोगों से ईर्ष्या होती है, रोज कमा सकता है और हम लोग 1.5-2 साल में एक बार कमा सकते हैं। तो इसमें घर नहीं खरीदा जा सकता सर। कैसा लगा हमसे बातचीत करके? मजा आया सर। फिल्मोर से नहीं, फिल्मोर तो अभी तो खैर उसको, हाँ, लॉन्च ही हो रहा है। लॉन्च हो रहा है, और इसकी जो आहटें हैं, उसमें एक लय है, वो उन आहटों की लय को देखते हुए अच्छा लग रहा है। और तुम्हारे इंटरव्यूज तो मैं उसका पुराना मद्दाह जिसको कहते हैं ना, पुराना मुरीद हूँ मैं। और शुक्रिया। मज़ा आएगा जब मैं खुद को तुम्हारे साथ टेलीविज़न के फ्रेम में देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए और इतने शॉर्ट नोटिस पे तैयार हो जाने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए हमारे साथ। तो ये हमारा शो है सिनेमा कैफ़े, जो अब बहुत जल्द आपको यूट्यूब से लेके और तमाम हमारे प्लेटफॉर्म पे, फिल्मोर पे मिलेगा देखने के लिए। तो आपसे आग्रह है कि जब तक हम लॉन्चिंग करते हैं और जब कंटेंट आपके बीच आ जाए तो एकदम दबा के शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमें और मनोबल बढ़ाइए, ताकि आपके लिए हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट पे काम कर सकें और आपके बीच लेकर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।